हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, जैसे तुमने रिवाइज सिलेबस जो देखा होगा 9th क्लास का, तो रिवाइज सिलेबस में जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारे अभी 9th के एग्जाम जो होंगे, स्कूल के एग्जाम्स, ठीक है, जब भी होंगे वो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, जब भी होंगे, ठीक है, तो उस एग्जाम में पोर्शन में ये वाला पार्ट नहीं आएगा जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले वाला इस चैप्टर का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है तुम्हारा, उसका जो अभी तक का जो पोर्शन हमने पढ़ा हुआ है वो सब आएगा। आज जो पढ़ेंगे वो नहीं आएगा। पर हम पढ़ क्यों रहे इसको? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे तुम अभी तो नहीं, जब 10th क्लास में एनटीएससी का एग्जाम जब दोगे तो एनटीएससी के एग्जाम में इसका पोर्शन आता है जो हम पढ़ेंगे, प्रेशर, थ्रस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वैसे हमें ध्यान भी देना चाहिए, बहुत सारी इसमें जनरल नॉलेज वाली बातें भी हैं, उसको भी हम समझ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखो, पहले थ्रस्ट की बात करते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? जैसे फोर्स जो लगता है किसी भी सरफेस पर, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। जैसे सिंपल सा हम जैसे किसी नेल को हमें किसी वॉल पर लगाना है, ऐसे ठोकना है उसको हैमर से, तो उसको हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐसे रखते हैं, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर रखते हैं, तो उसको हैमर से ऐसे मारते हैं तो वो अंदर जाता है। थोड़ा एंगल पे रख के देखो, ऐसे थोड़ा तिरछा रख के देखो, या ऐसे तिरछा रख के देखो, वो अंदर नहीं जाएगी, फिसलेगी। ठीक है, तो उसके बाद थ्रस्ट अप्लाई होगा तभी वो नेल अंदर जाएगी। तो थ्रस्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, उसको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं सीधा खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, तो ग्राउंड के ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मेरा वेट जो है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो भी दैट मींस मैं सरफेस के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो थ्रस्ट मतलब क्या है? फोर्स ही है। थ्रस्ट का मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं, थ्रस्ट मतलब फोर्स ही है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स होगा, ठीक है, तभी उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। परपेंडिकुलर लगना चाहिए फोर्स, तो वो थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, और थ्रस्ट प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए हमने प्रेशर भी साथ में लिखा है। थ्रस्ट मतलब क्या हो जाएगा? थ्रस्ट इज अ फोर्स acting perpendicular to the surface। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो कोई सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? थ्रस्ट बोल सकता हूँ। ये फोर्स थ्रस्ट हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, और थ्रस्ट रिलेटेड है प्रेशर से। ठीक है, प्रेशर से थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे नेल की अगर बात करें तो नेल हमने ली, ठीक है, तो उसका जो तिकोना वाला पार्ट होता है उसको हम वॉल की तरफ रखते हैं, वॉल की तरफ उसके तिकोने वाले पार्ट को रखते हैं, उल्टी तरफ रख के देखो, ऐसे जो उसका ब्रॉड वाला पार्ट है उसका, उसकी तरफ रख के देखो, फिर उसको ठोक कर देखो तो वो अंदर नहीं जाएगी। क्यों? तुम फोर्स उतना ही लगा रहे हो जितना पहले फोर्स लगा, थ्रस्ट उतना ही लगा रहे हो जितना पहले लगा रहे थे, ठीक है, पर वो अंदर नहीं जाएगी। तो उसको इस तरह से रखोगे, उसकी प्रॉपर डायरेक्शन में रखोगे, मतलब उसका तिकोना वाला पार्ट है, शार्प जो पार्ट है, उसको तुम वॉल की तरफ रखोगे, फिर ऐसे हैमर से फोर्स लगाओगे तभी वो अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में, ठीक है, जो तुम उल्टा इसमें कर रहे थे, मतलब ब्रॉड वाला पार्ट इस तरफ रख रहे थे, तो वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर तो ज्यादा एरिया तुमने बढ़ा दिया था। तो ध्यान से देखना, तो शार्प एज होती है उसका एरिया बहुत कम होता है, एकदम जो पॉइंटेड पार्ट जो होता है उसका एरिया देखोगे तो बहुत ही कम होता है। और उसको उल्टा कर दो, कैसे देखोगे, तो जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है उसका एरिया ज्यादा होता है। तो एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पर प्रेशर कम लगेगा। ठीक, बॉल पर प्रेशर कम लगता है, प्रेशर कम लगता है तो वो अंदर नहीं जाते। पर जब हम शार्प वाला पार्ट इस तरफ रखते हैं तो एरिया बहुत कम होता है, एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर उस पर ज्यादा लगता है, उस ज्यादा प्रेशर की वजह से वो अंदर चली जाती है। तो प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे thrust acting
पर यूनिट एरिया, बस सिंपल सा है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। थ्रस्ट मतलब फोर्स है, अगर थ्रस्ट की तुम ऐसा यूनिट लिखना चाहो तो ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट जो फोर्स की होगी वही मिलेगी न्यूटन। ठीक है, अब प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया रहेगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर लिखा जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो तुम खुद भी बना सकते हो, कैसे? थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया, एरिया की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, लाइन लेवल है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, बट एक साइंटिस्ट उसके ऑनर के लिए, ठीक है, एक ब्लेस पास्कल नाम का जिसने प्रेशर के बारे में बताया, उसका भी लॉ हम बताएंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, छोटा सा लॉ। ठीक, तो उसके नाम पर इसकी यूनिट रखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है, इसको शॉर्ट में पीए लिखते हैं। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो पास्कल, तो तुमसे पूछे पास्कल किसकी यूनिट है, तो पास्कल यूनिट किसकी? प्रेशर की। ऐसा यूनिट है किसकी इक्वल होती है? 1 पास्कल। 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको आप तुम डिफाइन भी कर सकते हो, व्हेन 1 न्यूटन of thrust acts on 1 meter square of area, then pressure is 1 pascal। तो 1 न्यूटन का थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लग रहा होगा, दैट मींस प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 पास्कल प्रेशर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो प्रेशर को कैसे फाइंड करेंगे? कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपॉन एरिया। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे तुम खड़े हुए वैसे दोनों पैर पर, ठीक है, और तुम्हारा मास है अराउंड, जैसे वेट मेजर करते हैं वेइंग मशीन में से 50 किलो मान लो, तो 50 केजी तुम्हारा मास है। ठीक है, तो वेट हो जाएगा तुम्हारा, कैसे निकालते हैं? m इंटू जी से 50 इंटू 9.8, तो उसको अराउंड 10 ले लेंगे, मतलब इतना तुम्हारा वेट हो गया न्यूटन में, 500 न्यूटन। अब तुम दोनों पैरों पे खड़े हो, दोनों पैरों पे खड़े होगे तो तुम्हारे पैर का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो तुम्हारा पैर का सरफेस एरिया मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पैर का, तो दोनों पैरों का टोटल हो जाएगा, टोटल एरिया एक पैर का 40, तो दोनों का हो जाएगा टोटल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -2 और उसका स्क्वायर होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो ऐसा दिखता है। इतना तुम्हारा वेट है, इतना तुम्हारे पैरों का एरिया है, तुम थ्रस्ट निकाल, मतलब प्रेशर निकाल सकते हो, तुम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर। तो प्रेशर देगा P इक्वल्स टू थ्रस्ट जो वेट के इक्वल है अपॉन एरिया 500, और उसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे तो 80 × 10⁻⁻⁴, 0 1 0 कैंसिल, ये 50/8, तो ये हो जाएगा अराउंड हमारा 25/4, 6.25 इंटू ये 10⁻⁴ ऊपर चली जाएगी तो ये 4 पास्कल, मतलब तुम इतना ग्राउंड पर
वेट प्रेशर अप्लाई कर, ठीक है, इतना पास्कल। ग्राउंड के ऊपर जहां तुम खड़े हो, अगर तुम्हारा 50 kg तुम्हारा मास है तो इतना अप्रॉक्स इतना पास्कल तुम प्रेशर अप्लाई कर रहोगे, ठीक है। अब मान लो दो पैर की जगह सिर्फ एक पैर पे खड़े रहे, एक पैर पे खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए तो एक पैर का एरिया इतना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 रख देंगे तो जैसे डबल हो जाएगा, ठीक है, 6.25 से 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसको चेक कैसे कर सकते हो, प्रेशर कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, तो कहीं पर भी लूज सैंड है, ठीक है, रेत वगैरह जहां पर बहुत ज्यादा रेत है, ठीक है, तो वहां पर तुम पहले दोनों पैरों से खड़े हो, दोनों पैरों से खड़े होंगे तो कितना रेत अंदर दब रही है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई हो तो अंदर दबेगी इसे। फिर एक पैर से खड़े हो, तो जब एक पैर से खड़े होगे तो वो रेत थोड़ा ज्यादा दबेगी, दोनों पैरों से खड़े होगे तो रेत थोड़ा कम दबेगी। एक पैर से जब खड़े होगे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोनों पैरों से खड़े होगे तो कम प्रेशर अप्लाई करोगे। फिर अगर तुम मान लो लेट गए उसके ऊपर पूरा का पूरा लेट जाओगे तो तुम्हारी बॉडी का जितना पूरा सरफेस एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये वाला, वो पूरा एरिया काउंट होगा और वो जो नीचे जो बैठ रही है जो रेत सैंड वो और कम हो जाएगी, मतलब उसकी दबना और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एरिया बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर का एरिया से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी बुक के अंदर ही, एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो वहां पर एग्जांपल है, ये ऐसे वुडन ब्लॉक वाला वुडन ब्लॉक बना हुआ है, उसकी डायमेंशन दी होगी कुछ ना कुछ 10, 20, 30 ऐसे कुछ, ठीक है, और उसका मास भी है। तो जब वो एक इस तरह से लेटा होगा, इस तरह से रखा होगा, तो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसका एरिया थोड़ा कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जब इसको ऐसे लेटा देंगे तो जो एरिया होगा थोड़ा बढ़ जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, इसके कंपेयर तो एरिया ज्यादा होगा तो इस वाले पार्ट की वजह से प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, और ऐसे रखा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो इस टाइप का इक्वेशन है, तो उस क्वेश्चन को एग्जांपल के रूप में सॉल्व करना है खुद से, ठीक है, और जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका एग्जांपल है तो उसका सॉल्यूशन दिया होता है वहां पर, तो सॉल्यूशन देख के नहीं करना है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि तुमने सही मेथड से किया है नहीं किया, तो खुद से तुम उसको चेक कर सकते हो विद थ्रस्ट और प्रेशर। इस चैप्टर ग्रेविटेशन जब खोलोगे वहां पर तुम्हें वो एग्जांपल मिल जाएगा थ्रस्ट और प्रेशर टॉपिक के बाद में, ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर एनसीईआरटी की। इसके पास हार्ड कॉपी मतलब बुक है पूरी, वो देख सकता है, नहीं है तो वो जो पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड होती है एनसीईआरटी की साइट से, वहां से डाउनलोड करके देख सकता है, ठीक। ऐसे ही प्रेशर हो जाएगा। अब प्रेशर क्या होता है, जैसे सॉलिड, हम सॉलिड, हमारी बॉडी सॉलिड है, ये वुडन ब्लॉक हो गया सॉलिड, जैसे सॉलिड्स प्रेशर लगाते हैं वैसे क्या होता है लिक्विड और गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करती है, क्योंकि उनमें भी क्या है मास होता है, लिक्विड के अंदर पानी के अंदर मास होता है, ठीक है, और जो एयर होती है एयर के अंदर भी मास होता है। तो लिक्विड और एयर, ठीक है, लिक्विड और एयर को हम कंबाइन करके एक नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड और उनको बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है जो भी मटेरियल जो फ्लो हो सके, जो बह सके, ठीक है, तो पानी में बहता है, हवा भी बहती है, दोनों ही बहते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड मतलब जो मटेरियल फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास भी मास होता है, एयर के पास भी मास होता है और लिक्विड के पास भी मास होता है। तो उनके पास मास होता है तो वो भी क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो भी क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। किसी भी, जैसे मान लो कि कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर तुम हवा भरोगे, कुछ भी गैस भरोगे, तो वो उस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो गैस होगी, गैस के मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम बलून को जब वो फुलाते हो, उसको बड़ा करते हो, तो क्या होता है, वही जो अंदर हम गैस डालते हैं, वो गैस डालते हैं, हवा भरते हैं, तो हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो उसकी वॉल के ऊपर जो बलून का जो रबर है, उसके रबर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, तो प्रेशर की वजह से वो बढ़ता है, फूल जाता है, ठीक है। जैसे हमारा गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर के अंदर भी क्या होता है, प्रेशर के साथ उसके अंदर वो भरते हैं, क्या होता है, गैस जो आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन जो होती है सिलेंडर के अंदर भरते हैं, तो
उससे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी गैस के ऊपर तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है। टेम्परेचर कम रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कभी कभी इसमें कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो इसको तुम जो आगे बढ़ोगे चैप्टर्स में केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ सकते, फिजिक्स में बताएंगे और वो 11वीं क्लास में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो एक तरह से क्या था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वहां पर जो गैसेस होती है कंटेनर के अंदर वो भी क्या अप्लाई करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। जैसे हम खड़े हुए हैं हमारे ऊपर पे भी प्रेशर अप्लाई हुआ है, मेरे ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तुम बैठे हो कहीं पर भी तुम्हारे ऊपर भी गैस प्रेशर अप्लाई हो रहा है। वो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, आसपास जो गैसेस है वो सब प्रेशर अप्लाई कर रही है। वो क्या हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल आके हमसे टकरा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता टक्कर, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, पर वो गैसेस के पार्टिकल्स आके वो टकराते हैं, टकराकर वो हमारी बॉडी पर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्योंकि टकरा रहे हैं मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब हमारे पर भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो आसपास की एयर भी हमारे प्रेशर अप्लाई करती है। जैसे किसी को प्रेशर से पानी डालो, ठीक है, प्रेशर से पानी, जैसे पाइप का मुंह दबा के उस पर तेज से पानी डालेंगे तो उस प्रेशर से हमें पता चलता है उसका प्रेशर, कि वो आके हमें लग रहा है, फोर्स अप्लाई होता है हमारे ऊपर, तो उसका प्रेशर पता चलता है, वाटर का प्रेशर पता चलता है। ठीक, हवा का भी चलता है, जब हवा बहुत तेज स्पीड में होती है, जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तब उसका प्रेशर पता चलता है। जब आंधी तूफान आता है तब उसके प्रेशर पता चलता है, जब वहां पर स्पीड ज्यादा होती है उनकी तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। तो फ्लूइड के पास भी प्रेशर होता है। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लिक्विड एंड गैसेस। कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है, like solid fluid also has mass, so they apply pressure on the vessel or container in which they are kept, तो लिक्विड और गैसेस भी क्या करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो जो आसपास हमारे सराउंडिंग जो एयर है, ठीक है, वो जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाम दिया उसका, ठीक है। तो उसी को लिख लेते हैं, उसके एक यूनिट भी है उसको भी बता देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते प्रेशर अप्लाई बाय applied by the atmosphere। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई करेगा इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। एट सी लेवल, सी लेवल मतलब जो समुद्र तल जो होता है हमारा, ठीक है, जैसे किसी बीच वगैरह पे चले गए तो वहां पर हमारे जो यहाँ पर जो घर वगैरह है उनकी कंपैरिजन में उनकी हाइट बहुत कम होती है, क्योंकि नदियां उसी तरफ भी बहती हैं, तो वहां पर स्लोप होता है। ऐसे जैसे जैसे हम सी लेवल की तरफ जाएंगे तो थोड़ा स्लोप से नीचे जाते जाते हैं, तो वहां पर लेवल थोड़ा कम होता है, सी लेवल जो होता है वो कम होता है, और हम थोड़ा हाइट्स पर होते हैं। जो हमारे घर बने हुए जैसे बिलासपुर, रानीपुर ये सब बने हुए हैं, ये भी काफी हाइट पर है, ठीक है, दिल्ली ये भी हाइट पर है मुंबई के कंपैरिजन में। और ज्यादा ऊपर चले जाओगे चंडीगढ़ और ज्यादा हाइट पर आ जाएगा, हिमालय वगैरह और हाइट पे चले जाओगे, ठीक है। तो वहां पर जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो सरफेस की बात करें, वाटर के अंदर और जाएंगे सी के अंदर तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है वहां पर, तो वहां अंदर नहीं जाएंगे, हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं।
तो ग्राउंड पर जो सी लेवल होता है वहां पर ज्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर इज 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 atm ये वैल्यू होती है अराउंड 1.013 10⁵ पास्कल। मतलब इतना प्रेशर अप्लाई होता है सी लेवल पर। सी लेवल पे वहां जाओगे तो तुम जैसे मुंबई वगैरह चले गए, कहीं पर विशाखापट्टनम चले गए, चेन्नई वगैरह चले गए, कहीं भी चले गए जहाँ पर सी लेवल, तो वहां पर जैसे जगन्नाथपुरी चले गए, तो वहां पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा हमारे पास वो अराउंड होगा कितना, इतना। टेम्परेचर से भी वेरी करता है, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, उससे थोड़ा सा वेरी करता है, डिपेंड करता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगा, 10⁵ इतना ज्यादा प्रेशर। ठीक, फिर जैसे जैसे हाइट पर जाते जाते प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। जैसे तुम दिल्ली आ गए थोड़ा कम हो जाएगा प्रेशर, तुम फिर श्रीनगर वगैरह या फिर शिमला वगैरह चले गए, हिमालय हाइट पे चले गए, मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, तो वहां पर बहुत कम प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इतना कम प्रेशर हो जाता है वहां पर कि जैसे पानी वगैरह तुम उबालोगे, हाइट पर जाओगे तो पहाड़ों वगैरह पर वहां पे, तो वहां पर प्रेशर इतना कम होता है कि पानी बहुत जल्दी उबल जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी उबल जाता है। ठीक है, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा। ठीक, वो पानी का उबलना भी एक वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मून पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां तुम पानी तो मिलेगा ही नहीं, मतलब वो वैसे उड़ जाएगा। क्योंकि वहां पर प्रेशर, जो प्रेशर बिल्कुल कम डिक्रीज कर दोगे, एकदम कम कर दोगे प्रेशर, तो पानी बॉइल नहीं, जैसे बिल्कुल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा फटाफट में, क्योंकि वहां पर प्रेशर नहीं लगा। तो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगता है, इस वजह से वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। अगर वो प्रेशर नहीं लगेगा तो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मून पर मैंने बताया, या फिर तुम कहीं भी स्पेस वगैरह में चले जाओगे तो वहां पानी की बूंद तुम्हें नहीं दिखेगी, वो ऐसे हो जाएगी। प्रेशर वहां पर कंटेन रखे रहते हैं, जैसे स्पेसशिप वगैरह जो होती है, स्पेसशिप के अंदर प्रेशर को बनाए रखते हैं। नॉर्मल जैसे यहाँ पर हमारा प्रेशर, वैसे वहां पर प्रेशर बनाए रखते हैं, और उस प्रेशर की वजह से वहां पर तो पानी भी मिल जाएगा, और वो पानी की बूंद जैसे भर जाएगी फिर वो पानी भी रहेगी, वहां प्रेशर 0 हो जाएगा। और तुमने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जो होते हैं स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं तो वो भी सूट पहन के जाते हैं, प्रॉपर सूट। मून के ऊपर जाएंगे तो वहां पर एक सूट पहने होंगे। ठीक है, वो सूट पहनना जरूरी क्यों होता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए? क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पर है, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है बाहर से, और जैसे हमारी जो वेसल्स है हमारी, ठीक है, वेन्स वगैरह, तो उसमें ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो होता है तो वो प्रेशर अप्लाई करती है किसके ऊपर, वेन्स के ऊपर। ठीक है, वो प्रेशर अप्लाई करती है ऐसे बाहर की तरफ, बाहर निकलने के लिए। कोई भी पाइप वगैरह कुछ भी है, उसमें अगर कोई लिक्विड फ्लो होता है ऐसे, ठीक है, तो उसकी वॉल्स के ऊपर ऐसे वो फोर्स अप्लाई करता है। जैसे कोई पाइप है, पानी का पाइप, ठीक है, तो कभी कभी देखा होगा उन्हें फूट जाता है पानी का पाइप, तो यहाँ से ऐसे पानी निकलता है बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उस प्रेशर की वजह से स्क्रीन से ऐसे बाहर निकल रहा है। पाइप अगर फट गया तो ऐसे हमारी जो पंक्चर हो गया, कुछ भी हमारी वेन्स वगैरह पंक्चर होकर कट गई, तो वहां से भी क्या होता है, ब्लड निकलता है। इसकी वजह से प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, इसकी वजह से। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क करती है, एकदम सही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर वो सूट पहन के नहीं जाएंगे, स्पेस में चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड का जो प्रेशर उसको बैलेंस करके रखता है। बट बाहर जाएंगे तो वो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, तो उस वजह से हमारी डेथ हो सकती है, या डेथ हो ही जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली हो ही जाएगी डेथ। तो क्या करता है, वो सूट को बराबर प्रेशर बना के रखता है हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, बराबर प्रेशर बना के रखता है, तो उस वजह से वो बैलेंस हो जाता है। जितना प्रेशर हमें चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको आसपास उसने बनाए रखता है वो सूट जो पहनता है, तो उसकी वजह से हमारे नुकसान नहीं होता हमें, और हम बच जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट इस वजह से सूट पहनते हैं। अगर एस्ट्रोनॉट सूट पहन के नहीं जाएंगे, बाहर ऐसे निकल जाएंगे बिना सूट पहने, तो खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो मतलब यहाँ पर क्या रहा है, एटमॉस्फेयर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। और हाइट पे जाते प्रेशर कम होता है, और डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे सी के अंदर जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सी के अंदर तुमने देखोगे डाइवर्स वगैरह जो होते हैं वो भी प्रॉपर सूट पहन के जाते हैं, जो बहुत अंदर डाइव करते हैं। डिस्कवरी वगैरह इस चैनल में देखा होगा तुमने,
तो क्या करते हैं, जब वो डाइव करते हैं तो सूट पहनते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विलेंडर सब लेके जाते हैं, तो प्रॉपर सूट होता है उनका, वो भी एकदम चिपका स्किन टाइट जैसा भी रहता है। वो सूट भी क्या करता है, वो जो सी की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर, जैसे डेथ जितना ज्यादा डेथ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा फेफड़े ऐसे सिकुड़ होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत कम ब्रीथ कर पाएंगे। जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा हमारा फेफड़े पर प्रेशर लगेगा, हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से, सिलेंडर लगा होगा तब भी अच्छे से ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से दब रहे हैं, ठीक है, पानी दबा रहा है हमें चारों तरफ से, ठीक है। वो क्या होगा, जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तब होगा। डाइवर्स इस वजह से ज्यादा डेप्थ में डाइव करते हैं तो उनको सूट पहनना जरूरी होता है पर्टिकुलर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो आइडिया लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तुम्हें समझ में आ रहा होगा प्रेशर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। फिर पास्कल ने लॉ दिया, जो ब्लेस पास्कल ने नाम आता है, जिसकी नाम पर इसकी असाइनमेंट रखी हमने प्रेशर की, उसने एक लॉ दिया, उसने क्या बताया, जैसे कोई फ्लूइड है वो किसी कंटेनर के अंदर बंद है, मतलब पूरा चारों तरफ से बंद है, तो चारों तरफ से बंद फ्लूइड के ऊपर अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो प्रेशर होगा वो पूरे फ्लूइड के अंदर इक्वली ट्रांसमिट होता है, ये उसने बताया, पास्कल ने लॉ दिया क्या, कि किसी जो कंटेंट फ्लूइड है उस कंटेंट फ्लूइड पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर क्या होगा, पूरे फ्लूइड के अंदर इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसका सिंपल से एग्जांपल है, जैसे एक बलून है, तुमने फुला के रखा है पर बहुत ज्यादा नहीं फुलाया, इतना बिल्कुल टाइट है एकदम, थोड़ा नॉर्मली बीच में रखा हुआ है, ठीक है, और फ्लूइड को उसको रख दो और तुम उसके एक जगह पर ऐसे पैर से दबाओ, उसको नीचे रखे हो, ज्यादा जोर से नहीं दबाना, फोड़ना नहीं है उसको, थोड़ा सा दबाना है, तो थोड़ा सा दबाओगे उसको, तो ऐसा नहीं है जो एक तरफ फूलेगा, एक तरफ भी प्रेशर अप्लाई होगा, वो तुम देखोगे चारों तरफ से वो बढ़ जाएगा, ऐसे चारों तरफ उसका इक्वली प्रेशर अप्लाई होगा, इधर 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 सब तरफ वो इक्वली ऐसे फैल जाएगा। बीच से दबाना है, कोने से मत दबाना, कोने से दबाओगे तो जैसे निकल जाएगा वो एक तरफ से। पास्कल हो जाएगा हमारा a change in pressure at any point in a confined fluid at rest। तो फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कन्फाइंड मतलब बंद है, चारों तरफ से बंद है ना, क्योंकि कहीं से खुला हुआ तो प्रेशर इधर से निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, तो जो बलून होता है उसको हम रबड़ बांध के रखेंगे, पूरा धागा वागा बांध के उसको रखेंगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर की जो एयर है वो कहीं नहीं निकलेगी। तो कन्फाइंड फ्लूइड पे हम कहीं पर भी प्रेशर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, देन इट ट्रांसमिटेड undiminished throughout the fluid। मतलब पूरे फ्लूइड के अंदर वो बिल्कुल भी थोड़ा सा से एक जगह पे हमने 5 पास्कल से प्रेशर को इंक्रीज किया, चेंज किया, तो पूरे फ्लूइड के अंदर वो 5 पास्कल से चेंज हो जाएगा। जैसे बलून है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे तुमने पैर रखा, उसको प्रेशर अप्लाई किया थोड़ा सा, तो सब तरफ इधर 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 सब डायरेक्शन में प्रेशर पूरे इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो ये पास्कल हो गया। अब इसकी एक एप्लीकेशन है, उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसी पास्कल लॉ की, वो है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट तुमने देखी होगी बहुत सी जगह, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, जैसे तुमने देखा ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रॉली जो होती है वैसे ऊपर उठ जाती है, कभी कभी उसमें रेत या गिट्टी कुछ भी भरी होगी ईंट वगैरह, तो उसके लिए वो टेढ़ा कर देते हैं, उसको अच्छा कर देते हैं, ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे हाईवे ट्रक वगैरह होते हैं वो भी ऐसे ऊपर हो जाता है उनका पोर्शन। तो देखा होगा तुमने यहाँ पर वो दो स्टील के वो तुम्हें 2 सिलेंड्रिकल पाइप देखेंगे,
वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल पाइप जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर अप्लाई हुई है और उसकी वजह से वो ऐसे ऊपर उठ रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी तो मान लो सर्विस स्टेशन पे गए होंगे किसी कार के या बाइक के या फिर किसी भी, तो सर्विस स्टेशन में क्या होता है, वो कार या बाइक को ठीक है ऐसे ऊपर उठा देते हैं एक लिफ्ट से। एक तो जेक होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है, हाइड्रोलिक जेक भी होता है, नॉर्मल जेक भी होता है, टैंक का चेंज करना अपने बाइक कार वगैरह का। और एक वहां सर्विस स्टेशन में क्या होता है, वो पूरी कार को ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। वो भी क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ही होती है। वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क कैसे करती है तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पर इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दो सिलेंडर की ट्यूब होती है, पाइप्स होते हैं, एक का क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, एक का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे फ्लूइड भरा होता है, नॉर्मली ऑयल यूज में लेते हैं या फिर और कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। ये से यहाँ पर ये पिस्टन होता है, जहां से हम फोर्स इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका एरिया होगा A1, ठीक है। और उस कार वगैरह जिसको भी उठाना है ऊपर, उसको दूसरे वाले पे रख देंगे इस तरह से, यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमने कार रख दी है। कार हो गई हमारी स्पेशल, ठीक है। तो यहां से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहां से इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगी इस तरफ, मान लो F2 लग रहा है, और इसे कार हम इधर से एक हाथ से दबाएंगे इसको और उधर से कार ऊपर उठ जाएगी, ठीक। मतलब ये इसी तरह से यहाँ पर हम बहुत कम फोर्स लगाते हैं और उधर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है और वो कार को हम उठा सकते हैं। कैसे, जैसे हमने फोर्स लगाया, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इधर प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर P ले लेते हैं, P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे फ्लूइड के ऊपर, ये प्रेशर जो पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होगा, मतलब यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन कार F2, फोर्स इक्वल्स टू, देखो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, एरिया यहाँ पर A2 और फोर्स का वैल्यू F1 अपॉन A1 A2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देंगे F2 इक्वल्स टू A2 बाय A1 इंटू F1। देखो A2 A1 से ज्यादा है, इसका एरिया इससे ज्यादा है, A2 ज्यादा होगा तो F2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा F1 से, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पर जितना एरिया में डिफरेंस होगा, मान लो ये इसका एरिया 10 टाइम्स है, यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे उसका 10 टाइम्स फोर्स लगेगा, ठीक है। मतलब एक हाथ जितना फोर्स लगा रहा है इधर उतने 10 हाथ फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे 1% जितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे उतने 10% फोर्स लगा रहा है, डिपेंड करेगा एरिया पर। यहाँ पे एरिया 10 टाइम्स किया तो 10 टाइम्स फोर्स लगेगा, यहाँ पे एरिया हमने 100 टाइम्स कर दिया तो 100 टाइम्स फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ 1% फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे 100% के इक्वल फोर्स लगा है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, इससे कार ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कार बाइक्स में जो डिस्क ब्रेक जो होते हैं वो भी हाइड्रोलिक ही होते हैं, वहां पर भी लिक्विड होता है, पिस्टन वगैरह लगे होते हैं, वो हम यहाँ से क्लच को दबाते हैं और वहां पर पिस्टन से फिर वो डिस्क दबती है, वो डिस्क दबेगी ऐसे करके दोनों तरफ से, इधर से पैड से, और उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, रुक जाती है। एक हाथ से हम उसको दबाते उधर टायर को रोक देते हैं, वहां पर भी वो हाइड्रोलिक ही होता है, ठीक है। इसके अंदर पिस्टन वगैरह होता है हाइड्रोलिक। तो ये पास कर लो, यहाँ पर काम में आता है, ब्रेक्स के अंदर काम में आता है, लिफ्ट के अंदर काम में आता है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं हम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुयांसी। ठीक है, तो बुयांसी क्या होती है, ये फोर्स लगाता है फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसका तुम पता कर सकते हो कैसे बुयांसी मतलब फोर्स कैसे लगाएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन भी होती है वर्टिकली अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ लगता है ऐसे। इसको तुम कैसे पता कर सकते हो, जैसे मान लो घर पे तुम्हारी बोतल होगी खाली प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की बोतल उसकी कैप अच्छे से लगा दो, टाइट कर दो, फिर बाल्टी वाला बकेट बड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर डाल दो, तो डालोगे तो ऑब्वियसली तुम देखोगे फ्लोट कर रही हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, उसको एक हाथ से पकड़ना है और इसे नीचे की तरफ दबाना है,
तो जब नीचे की तरफ दबाओगे तो उसको दबाने के लिए तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, वहां पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो बोतल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। उस फोर्स के अगेंस्ट तुम उसको नीचे दबा रहे हो, ठीक है। तुम्हें नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वो फोर्स अपोज कर रहा है। तुम जैसे जितना ज्यादा उसको दबाने की कोशिश करोगे, पूरा इमर्स करने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने पूरा ज्यादा फोर्स लगा के उसको इमर्स कर दिया अंदर बाल्टी के अंदर, ठीक है। उसको छोड़ दो, फिर एकदम से रिलीज करोगे तो फिर वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ रही है वापस, मतलब ऊपर की तरफ उसका एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो जो फोर्स होता है वो इसी की वजह से होता है, बुयांसी की वजह से, उसको बोलते हैं बैंड फोर्स। ये बैंड फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोड फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड on objects in vertically upward direction। बैंड फोर्स होता है हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसमें इमर्स करते हैं पार्शियली या फुली, पूरी तरह से इमर्स करते हैं, कैसे इमर्स करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा भाई, फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स क्या होगा, बैंड फोर्स होगा। और ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, इसी को क्या बोलते हैं, बुयांसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बुयांसी कैसे समझ सकते हैं, डेफिनेशन निकाल लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, बैंड फोर्स acts on the object in vertically upward direction। This property of fluid is called buoyancy। तो जो प्रॉपर्टी होती है ऊपर की तरफ पुश करने के ऑब्जेक्ट्स को, जब उसमें इमर्स कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं बुयांसी बोलते हैं। इसको तुम देख भी सकते हो, जैसे एक बोतल वाला एग्जांपल हो गया। इसके अलावा जैसे तुम स्विमिंग पूल वगैरह में या कहीं पर भी करें पानी के अंदर, वहां पर 5 किलो 10 किलो कोई पत्थर रख लो, उसमें डाल दो, तो पानी के अंदर जब तुम उस पत्थर को उठाओगे, पानी के अंदर पत्थर को उठाओगे तो पत्थर हल्का लगेगा, मतलब वो एक फोर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। बाइंड फोर्स क्या कर रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है उस पत्थर को उठाने के लिए, तुम्हें हल्का लगेगा। या किसी भी पर्सन को उठाओगे पानी के अंदर, पानी के अंदर तुम्हें सब चीज, हर चीज हल्की लगेगी, क्यों, क्योंकि वहां पे एक फोर्स लग रहा होगा, बाइंड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसको बुयांसी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, कितना बैंड फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। एक ग्रीक फिलोसोफर था आर्किमिडीज, उसने इसके बारे में बताया था बैंड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन नहीं करेगा, इन सब के बारे में उसने बताया आर्किमिडीज ने। तो उसको हमने नाम दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसने क्या बताया, ये क्या कर रहा था, वही सोच रहा था, इसके दिमाग में चल रहा था। एक बार ये नहा रहा था ना, इसके बाथटब था बढ़िया, उस बाथटब में नहा रहा था, ये नहाते नहाते सोच रहा था कि कोई भी चीज है वो क्यों तैर रही है, क्यों फ्लोट कर रही है, क्या हो रहा है, इसका रीजन क्या है, बैंड फोर्स की अपर डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में सोच रहा था। और सोचते सोचते फिर वो नहाता नहाता ही क्या हुआ, बाथरूम से बाहर आ गया, रोड पर आके चिल्लाने लग गया जोर जोर से, ठीक है, यूरेका यूरेका यूरेका, ठीक है। यूरेका मतलब ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि आई फाउंड इट, ठीक है, मुझे मिल गया, जो आंसर में पहुंच रहा था, ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था उसका आंसर मुझे मिल गया। तो वही चीज ये बता रहा था, सब देख रहे थे उसको कि पागल वागल हो गए, हो गए, ऐसे नहाता नहाता आ गए रोड के ऊपर। तो उसने प्रिंसिपल दिया, क्या बताया उसने बताया
if a body is immersed partially or fully in a fluid, एक फ्लूइड मतलब वही तुम लिक्विड भी कंसीडर कर सकते हो, then an upward force acts on the body which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. इसका मतलब क्या है? उसने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो पार्शियली फ्लूइड, आधा इमर्स कर रहा है, थोड़ा बहुत इमर्स कर रहा है, पूरा इमर्स कर रहा है, उस पर बाइंड फोर्स लगेगा। उस बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताया उसने। उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ बताया, उसकी वैल्यू होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब जितना ज्यादा वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। कम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो कम फोर्स लगेगा। ये उसने बताया बाइंड फोर्स की वैल्यू। इसको एग्जांपल से भी तुम समझ सकते हो। भाई प्लास्टिक की बोतल वाला एग्जांपल, कैप लगा दी तुमने, ठीक है, पानी के ऊपर रखा, फ्लोट होने लगी, अब थोड़ा सा उसको इमर्स करो, थोड़ा सा इमर्स करोगे तो थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करेगी, थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कम लगेगा, मतलब तुम्हें उसे वहां रखने के लिए थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा और दबाओ उसको, और दबाओ तो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी तो तुम्हें उसे दबाए रखने के लिए, उस जगह पे रखने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि बाइंड फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। फिर पूरा इमर्स कर दो, पूरा इमर्स करोगे तो जितना बोतल का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का क्या करेगी, वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, और उतने लिक्विड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम बोतल को इमर्स करोगे उतना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, ठीक। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हो। तुम क्या करते हो, ये पानी है, ठीक है, तो ये पानी बैठा चुपचाप, इसके एटम वगैरह सब, मॉलिक्यूल्स वगैरह सब चुपचाप बैठे हुए, आराम से शांति में बैठे हुए यहाँ पर अंदर, ठीक। तुम क्या करते हो, तुम बोतल लाते हो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए, बोतल लेके आते हो और उस बोतल को इसमें अंदर इमर्स करने की कोशिश करते हो। अंदर इमर्स करोगे तो यहाँ जो शांति से बैठे रहते हैं मॉलिक्यूल्स वाटर के, उनको हटाओगे तो उनको उनकी जगह से हटाओगे, वो उनके उनके जाओगे तो क्या होगा, उनको गुस्सा आएगा, उनको गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, बोतल को बाहर निकालने के लिए उस पर ऊपर की तरफ फोर्स निकालेगा, बाहर निकल, हमारी जगह हमें लगने दे। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तुम चेयर पे बैठे हो शांति से आराम से मूवी देख रहे हो, ठीक है, फिर तुम्हारे कोई आता है तुम्हें ऐसे हाथ बड़े खींच के हटा देता है कुर्सी से और खुद जाके बैठ जाता है कुर्सी पे। तुम बैठे थे शांति से, ठीक है, कोई आया तुम्हारा भाई बहन कोई भी, ठीक है, तुम हटाया कुर्सी से और खुद बैठ गए चेयर पे, आराम करने लगे, मूवी देखने लगे, क्या होगा, तुम गुस्सा आएगा, फिर क्या लगाओगे, तुम फोर्स अप्लाई करोगे उसके ऊपर, उसको उसकी जगह से हटाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे यहाँ पर है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी क्या करेंगे, इस बोतल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे, हट तुम यहाँ से, ये हमारी जगह है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, जो जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, हटा रहे उतने को, उतना ही लिक्विड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, समझ रहे हो। तो ये बाकी लिक्विड फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, जिस लिक्विड को तुमने हटाया है वही फोर्स अप्लाई करेगा। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जिस लिक्विड को डिस्प्लेस करे उसके वेट के इक्वल बाइंड फोर्स लगेगा। तो बाइंड फोर्स का हम वैल्यू मिल गई हमें, आर्किमिडीज ने बता दी हमें क्या होती है बाइंड फोर्स की वैल्यू। तो बाइंड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, बाइंड फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। वेट का फॉर्मूला पता है आपने, बाइंड फोर्स को मैं एफ बी लिख देता हूं, वेट मतलब मास इनटू जी, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, वेट तो से निकालता है एमजी से, और मास
तो मास का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम मास को ऐसे लिख देते हैं, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऐसे हम मास को लिख सकते हैं। यहाँ पर मास को लिख देंगे, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम को वी से शो करते हैं, डेंसिटी के लिए हम रो यूज कर लेते हैं, इस साइन का नाम है रो, RHO रो। ठीक है, ये वाला साइन रो रीड करना है इसको। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन लगा देते हैं, जैसे वी, एक तो वी इन लिख देते हैं। वी इन मतलब का, इसका मतलब है जितना अंदर है ऑब्जेक्ट जितना अंदर जाएगा। जैसे कोई ब्लॉक है लकड़ी का, अभी आधा अंदर गया, तो जितना ये अंदर जाएगा उतना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। पूरा अंदर जाएगा तो जितना वॉल्यूम इसका पानी के अंदर होगा उतना ही पानी को ये डिस्प्लेस करेगा, और जितने पानी डिस्प्लेस होगा उसी का वॉल्यूम लिखेंगे। तो बॉडी का अंदर वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा रो, और रो इसको एल लिख देंगे। रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो। वी मतलब है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, और रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको ध्यान में रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हो जाएगा हमारा बाइंड फोर्स। तो ये बाइंड फोर्स होता है हमारा। ठीक है, और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं हमारा एक एपेरेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। एपेरेंट वेट क्या होगा, किसी भी, जैसे तुम पानी के अंदर चले गए, ठीक है, तो पानी के अंदर तुम्हारा वेट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वेट mg नीचे लगता है और ऊपर तुम्हारे पर क्या लगता है, बाइंड फोर्स। जैसे पत्थर ले लिया तुमने 5 किलो का, 10 किलो का, तो 10 किलो का पत्थर जो है वो पानी के अंदर उठाओगे तो हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम अब जो वेट उठा रहे हो, तो हवा में उठा रहे हो 10 किलो लगेगा तुम्हें, भारी लगेगा, और उसी को पानी के अंदर उठाओ, तो उसी को तुम पानी के अंदर उठाओगे तो हल्का लगेगा, मतलब उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। किसकी वजह से? बाइंड फोर्स की वजह से। अब जो वेट तुम्हें महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो है एपेरेंट वेट, जो अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं एपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। लिक्विड के अंदर एपेरेंट वेट क्या होगा, तो जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी तो नीचे लगती है, और बाइंड फोर्स लग रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो टोटल इसके वेट को कौन कम कर रहा है, बाइंड फोर्स कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है, mg माइनस fb, इतना कम कर दिया बाइंड फोर्स इतना। तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे एपेरेंट वेट बोलेंगे। ये एपेरेंट वेट हो जाएगा। w डैश इसको नोट कर रहे हैं, mg मास इनटू g। तो इस जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, और लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं रो। तो लिक्विड की डेंसिटी है रो, सॉलिड की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा। तो इसके मास को लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस पूरे का वॉल्यूम v, डेंसिटी सिग्मा इनटू g। तो वहां mg को लिखते हैं v सिग्मा g, और बाइंड फोर्स को लिख देंगे हम v रो g, क्योंकि पूरी बॉडी अंदर है। तो जो बॉडी का वॉल्यूम होगा वही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा, दोनों वॉल्यूम सेम रहेंगे। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, v सिग्मा g को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ तो ले जाएगा 1। ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो मल्टीप्लाई तो कर दिया मैंने, इससे डिवाइड भी करो। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखो, तो v और v कैंसिल, g और g कैंसिल, बचेगा क्या, रो अपॉन सिग्मा। इसको mg लिख देंगे या w लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला, हम ये ध्यान रख सकते हैं एपेरेंट वेट का। तो एपेरेंट वेट हो जाएगा w डैश इक्वल्स टू w, मतलब एक्चुअल वेट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एपेरेंट वेट का। ठीक है,
तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं, अपरेंट वेट। अब बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, तुमने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है। जैसे पत्थर डाला सिंक हो गया, एक सुई डाली हमने छोटी सी, ठीक है, निडल पानी के अंदर, वो भी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और एक बड़ा सा शिप जो होता है आयरन का, स्टेनलेस स्टील का या आयरन का शिप, वो फ्लोट करता है, और छोटी सी नैल जो होती है वो सिंक हो जाती है। तो इन सब का रीजन क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, फ्लोट मतलब जहां पर है वहीं रुका है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कोई भी ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक हमने देखा है लकड़ी तैरती है पानी में, फ्लोट करती है, ठीक, ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, ना तो जो ऊपर भाग रही है प्लास्टिक की बोतल की तरह, और ना लोहे की नैल की तरह, लोहे की बॉल की तरह नीचे जा रही है, रुकी है, फ्लोट कर रही है, रुकी है, एक जगह पे रुकी हुई है। रुकी हुई है इसका मतलब ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स बैलेंस हो गई, फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ तो इस डायरेक्शन नेट फोर्स लग रहा है, अगर इस डायरेक्शन नेट फोर्स लगता तो नीचे जाता, नहीं ऊपर की तरफ कोई नेट फोर्स लग रहा है तो ऊपर जाएगा, ये बीच में से रुकी रहेगी। इसका मतलब इसका जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगता है, mg, इसका वेट w, ठीक है, और ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगता है, ऊपर की तरफ लगता है बैंड फोर्स, तो बैंड फोर्स लगता है ऊपर, नीचे लग रहा है वेट। अगर दोनों इक्वल हो गए, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में हम सिंपल सा कैसे बता सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होगी, व्हेन weight of object is equal to buoyant force then object will float। ऑब्जेक्ट करेगा, फ्लोट करेगा जब उसका वेट किसके इक्वल हो जाएगा, बायएंड फोर्स के। तो ये सिंपल सी कंडीशन है। तो नैल के केस में क्या होता है, निडल के केस में, निडल के केस में ये होता है कि उस पर वेट ज्यादा होता है और बायएंड फोर्स कम लगता है, क्योंकि छोटी सी बायएंड फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, वो mg की वैल्यू ज्यादा होगी, बायएंड फोर्स कम लगेगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड और सिंक हो जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। पत्थर फेंकेंगे वो भी उसका वेट ज्यादा होगा, बायएंड फोर्स कम लगेगा, नीचे चला जाएगा अंदर। और एक आयरन शिप जो होता है बहुत बड़ा, या शिप का एग्जांपल है तो घर पे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तुम्हारे घर में कोई भी कटोरी वगैरह कुछ भी होगी, ठीक है, उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, बाउल, ठीक है, हल्का होना चाहिए, ज्यादा हैवी मत लेना। तो बॉल जो होगा, तो बॉल को रखोगे तुम ऐसे सीधा रखना है इसको, तो ये भी फ्लोट करेगा, नहीं डूबेगा इसमें। उसका रीजन क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, इसका एरिया ज्यादा है, देखो ये एरिया बहुत ज्यादा है, और मास सिर्फ यहाँ पर अंदर पूरा हॉल है, यहाँ पे कोई मास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मास है इस जगह पे, ठीक है। तो एरिया ज्यादा एरिया होगा, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम उतना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, और जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा बायएंड फोर्स क्या होगा, उतना ज्यादा लगेगा। ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है मतलब बायएंड फोर्स ज्यादा लगेगा। तो शिप जो होती है हमारी, वो भी क्या होती है, पूरी सॉलिड नहीं होती है। शिप देखी होगी, तो शिप भी क्या होती है, पूरी सॉलिड नहीं होती, ये अंदर खाली खाली जगह होती है, ठीक है। रूम्स वगैरह, केबिन्स वगैरह बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीच में तो एरिया ही ना, पूरा सॉलिड थोड़ी एरिया है वहां, तो यहाँ पर क्या है, ये खाली होलो रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये इतना सिंक रहता है। तुम देखोगे कोई भी शिप जो पानी के अंदर भी रहता है, ठीक है, बाहर रहता है तो थोड़ा बहुत अंदर भी रहता है, तो जितना अंदर रहेगा उतना वॉल्यूम क्या करेगा, लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, और जितना ज्यादा वॉल्यूम का डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा इस पे क्या लगेगा, बायएंड फोर्स। तो इस पे ज्यादा बायएंड फोर्स लगता है, तो इस वजह से ये फ्लोट करता है, ठीक है। तो वेट क्या होना चाहिए, बायएंड फोर्स के इक्वल होगा, बायएंड फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा तो फ्लोट करेगा, अगर नहीं कर पाएगा बैलेंस तो सिंक हो जाएगा। और एक दूसरी चीज भी सकते हैं, ये तो एक होलो वाली बात होगी, एक पूरा सॉलिड की बात करते हैं, अंदर तक पूरा भरा हुआ है, तो अंदर तक पूरा भरा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक ले लिया मैंने, वुडन ब्लॉक ले लिया, तो वुडन ब्लॉक तो क्या करता है, फ्लोट करता है, और एक आयरन की बॉल या कुछ भी ले ली तो क्या हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी,
कि वुड और आयरन की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। वुड की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, हल्की होती है वो, और आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो भारी होती है। तो ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो सिंक हो जाता है, कम डेंसिटी की तो फ्लोट होगा। तो इसमें क्या है, ऐसा देख सकते हैं हम, अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, then body will float. जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा वुडन ब्लॉक एंड वाटर। तो वुडन ब्लॉक जो होता है वो फ्लोट करता है, पार्शियली इमर्ज होगी, पूरा इमर्ज नहीं होगा, पार्शियली होगा थोड़ा सा। ये से इस तरह से ये पानी भरा हुआ है और इसमें तुमने ये वुडन ब्लॉक डाल दिया, तो ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा, इसमें फ्लोट करेगा, पार्शियली इमर्ज होगी, पूरा इमर्ज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम ये बता भी सकते हैं कि कितना अंदर है कितना बाहर है। तो देखो इस पर इसका वेट जो होगा वो कैसे बैलेंस हो रहा होगा, यहाँ पर बाइंड फोर्स से, तभी फ्लोट करेगा। तो वेट जो है वो बाइंड फोर्स के इक्वल है, तो वेट इसका mg किसके इक्वल होगा, बाइंड फोर्स के। mg को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मास इंटू इस पूरे का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम v, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम v डेंसिटी सिग्मा इंटू g, इसकी डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, इसको रो ले लेते हैं। बाइंड फोर्स कितना लगेगा, ये पूरा अंदर नहीं है, तो जितना अंदर है उतने का वॉल्यूम में होगा, तो उसको लिख दूंगा v इन रो g, g कैंसिल, ठीक है, तो v इन अपॉन v, इसको इधर ले आए, इससे तो रो इधर आ जाएगा, तो सिग्मा बाय रो, कितना उसका पोर्शन अंदर है, ठीक है, तो v इन अपॉन v वो सिग्मा बाय रो। तो जैसे मान लो जो डेंसिटी है वुड की वो मान लो 600 kg पर मीटर क्यूब है, और वाटर का डेंसिटी होता है 1000, ये याद रखना है तुम्हें, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, बता भी देंगे। तो देखो कितना पोर्शन अंदर रहेगा, 6/10 मतलब 0.6 मतलब 60% ये अंदर रहेगा वुडन ब्लॉक और 40% बाहर रहेगा। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.4 इतना बाहर, 0.6 अंदर, ऐसे फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं। अगर तुम v आउट के लिए स्पेशली अगर फॉर्मूला लिखना चाहो कितना उसका पार्ट बाहर रहेगा, ठीक है, तो v आउट ऑन v 1 में से माइनस करो, इतना पोर्शन बाहर रहेगा इतना पोर्शन अंदर रहेगा। सिग्मा और रो में कंफ्यूजन हो तो यहां लिख देते हैं, सिग्मा जो है वो है डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये डेंसिटी लिक्विड की है, वो डेंसिटी बॉडी की, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा केस क्या ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं इफ सिग्मा इक्वल्स टू रो, मतलब दोनों सेम है, जो बॉडी की जितनी डेंसिटी है लिक्विड की जितनी डेंसिटी है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब v इन और v दोनों इक्वल होंगे। v इन और v का मतलब ये पूरी की पूरी इसमें इमर्ज हो जाएगी, पूरा v के इक्वल हो जाएगा, पूरा अंदर आ जाएगा ब्लॉक, और पूरा अंदर आने के बाद फ्लोट करेगा, मतलब इसको तुम जहां पर छोड़ दोगे वो वहीं पर ही फ्लोट करने लग जाएगा, पर पूरा अंदर रहेगा, बाहर बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा अंदर रहेगा तो फ्लोट करेगा। तो ये होगा ये वाली कंडीशन, देन बॉडी विल फ्लोट fully immersed in liquid। फुली इमर्ज होगी वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, अभी भी फ्लोट ही करेगी। अब हम ले लेते हैं इसको, सिग्मा को ज्यादा कर देते हैं, इसकी डेंसिटी बढ़ गई और ज्यादा हो गई, तो डेंसिटी बढ़ते क्या हो जाएगा, अब
बाइंड फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है और ये नीचे जाता जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, बॉटम तक, पूरा बॉटम तक सिंक हो जाएगा। इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन बॉडी विल सिंक टू द बॉटम। ध्यान है, पूरा सॉलिड है, अंदर से होलो वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, अंदर हवा नहीं है, पूरा सॉलिड है। तो सॉलिड पूरी बॉडी रहेगी, उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से तो बॉटम तक सिंक हो जाएगी और फ्लोट नहीं करेगी फिर, ठीक है। जैसे लोहे का छर्रा हो गया, नैल होगी, नीडल हो गई, ये सब पूरी सॉलिड होती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये फ्लोट नहीं करेगी कभी भी, हमेशा सिंक हो जाएगी पूरी अंदर से रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रोटेशन, इसको तुम ध्यान में रख सकते हो। अब चलो बात करते हैं डेंसिटी की, बात करते हैं डेंसिटी में बहुत सारी लिख दी यहाँ पर। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा यूनिट मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। हमें ध्यान में रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये भी पर्टिकुलरली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब ये एक्चुअल वैल्यू डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है वाटर की, ठीक है। 4 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, 4 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है वाटर की, तो ध्यान में ये रखनी है। और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इतनी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर। और ध्यान में रख सकते हैं जैसे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, पारा मर्क्यूरी वो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको केजी में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 13.6 into 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जैसे डेंसिटी ऑफ स्टील होती है, ठीक है, नॉर्मल स्टील की बात करें, अलग स्टील के अलावा डेंसिटी होती है, तो ये अराउंड होती है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी होता है हमारा, मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी। स्टील की डेंसिटी कम है, तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मर्क्यूरी में अगर तुम लोहे की कोई चीज डालोगे या फिर स्टील की कोई चीज डालोगे, सॉलिड चीज डालोगे, तो उसमें वो कभी भी सिंक नहीं होगी, वो फ्लोट करेगी, तैरेगी, उसमें सिंक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी कम है, तो लोहे की कोई भी चीज मर्क्यूरी में डालोगे तो फ्लोट करेगी, सिंक नहीं होगी, ठीक है। फिर यहां से एक बात करते हैं, टर्म होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी रिलेट करके निकालते हैं, किससे रिलेट करते हैं, वाटर से रिलेट करते हैं। तो इसमें ऐसा ले सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्ट में RD, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में बोल सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज कितनी भारी है, ठीक है, तो पानी से जितना ज्यादा भारी होगी वो उतना ज्यादा उसका रिलेटिव डेंसिटी होगा, या उतना ज्यादा
स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मानते हैं तो 1 होती है, ठीक है। तो 1 जैसे मान लो किसी की डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं किसकी, मरकरी की, तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की होती है 1, तो रिलेटिव डेंसिटी मरकरी आ जाएगा 13.6, ठीक है। तो किसी की डेंसिटी गिवन तो रिलेटिव डेंसिटी बता सकता हूँ, ये रिलेटिव डेंसिटी होगी, ठीक है। मान लो किसी की रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, जैसे मान लो हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है सपोज सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी है 3, मान लिया ऐसा कुछ अलग होती है मुझे ध्यान नहीं है, 3 मान लिया। तो रिलेटिव डेंसिटी जितनी रिलेटिव डेंसिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की, जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसकी डेंसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर की मान है, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी। जैसे मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी इतनी है तो इसकी डेंसिटी भी इतनी होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी किसी भी सब्सटेंस की। तो ये चीज भी तुम ध्यान में रख सकते हो, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी होगी उसकी, ठीक। और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगी, ठीक। अब यहां से मैं चाहूँ तो एक फॉर्मूला बना सकता हूं, देखो क्या, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उसको ले लेते हैं सिग्मा, डेंसिटी ऑफ वाटर उसको ले लेते हैं रो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी v और g से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी v और g से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो v सिग्मा g हो गया वेट, v सिग्मा g हो गया वेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी, उसका मास हो गया, जी से मल्टीप्लाई किया, और ये वाटर का वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी, ये वाटर का मास हो गया इनटू जी, तो इसको मैं लिख रहा हूं बायएंड फोर्स, ठीक है। जब किसी बॉडी को हम इमर्स करेंगे लिक्विड के अंदर तो बायएंड फोर्स लगेगा, फुली इमर्स करेंगे ना, फुली इमर्स है। अब थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एपरेंट वेट, क्या लिखा था, एपरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट था और उसमें से बायएंड फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो बायएंड फोर्स क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट माइनस सॉरी एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट, इसको ले लेंगे इधर चला जाएगा, तो यहाँ एफ को लिख देंगे हम क्या, एक्चुअल वेट, और ये वाला फॉर्मूला हम ध्यान में रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जैसे हमें क्या हुआ, किसी बॉडी को क्वेश्चन में आ गया, किसी बॉडी को हमने इमर्स किया है किसके अंदर, पानी के अंदर, ध्यान रखना यहाँ वाटर ही होगा इमर्स जो होगा, वाटर के अंदर इमर्स किया तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी पूछ सकता है, कैसे, 2 वैल्यू दे देगा, ये होगी W हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं वेट इन एयर, और W डेज जो होगा एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट या फिर उसको बोल देंगे वेट इन वाटर। तो 2 वैल्यूज गिवन है, क्या, एक वेट इन एयर दिया हुआ है और एक वेट इन वाटर दिया हुआ है, तो उसका हम रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है, a body has weight in air 210 gram and weight in water 120 ग्राम, ठीक है, ये सिंपल चीज लिख देते हैं। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ बॉडी या रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, क्या क्या, वेट इन एयर 210, वेट इन एयर 210, वेट इन वाटर 120, तो 210 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा
9 0 ये कैंसिल हुआ, 21/9 कितना जाएगा, डेसिमल में आएगा 2.33 के आसपास। तो ये है इसकी रिलेटिव डेंसिटी, और जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी लिखेंगे तो डेंसिटी क्या लिख देंगे, 2.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिलेटिव डेंसिटी आ गई, ये डेंसिटी आ गई, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वैल्यूज गिवन है, वेट इन एयर और वेट इन वाटर गिवन है, तो उसके रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट। तो आज जो क्वेश्चन पढ़ा है हमने पूरा का पूरा, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगा नहीं, और इसका मतलब नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर तो एनटीसी का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें ये आएगा ये वाला पोर्शन, तो इसको पढ़ना है अच्छे से और क्वेश्चंस करने हैं इसके। तो एनसीईआरटी की जो तुम्हारी बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक के तुम्हें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेने। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले, तो बच्चे क्वेश्चन अब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह जो भी हो उसको तुम पूछ सकते हो। ठीक, क्वेश्चंस कर लेना, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है वीडियो लेक्चर में तो उसको भी तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।